आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को देखिए और आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है और पैटर्न है उसको समझ लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सीरीज़ मैं आपको लिए कंटिन्यू लेकर के आऊँगा। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यह हमारा 5वां वीडियो है, यानी कि 5वां सेशन है। 4 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उनको तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स जब पूरा सेट को लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और यहाँ पर देखिए एनटीपीसी भी लिखा गया है। पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, CEN 01/2019। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिखा गया है। और ये जो पेपर लिया गया था ये 4/2/2021 का ऑफिशियल आरआरबी एनटीपीसी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी। पहला प्रश्न पढ़िए कि 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, IMF का अंग्रेजी में क्या फुल फॉर्म होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। हिंदी में इसी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में IMF के जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये कौन है? तो इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है उस समय का भले ही करंट का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आज के संदर्भ में भी इम्पॉर्टेंट है। अभी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सदस्य देशों की कुल संख्या जो है 190 ही है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए पूरा इसको लगाइए फ्रेंड्स। बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन पेपर है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। और ये मैं लगातार सीरीज चला रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको 4 क्वेश्चन पेपर करा दिया था, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, MPEG का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि MPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। अच्छा, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। और जो पहला पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु था ये कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना था। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं। ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, ईरान का प्राचीन नाम पूछा गया है कि क्या है? ईरान का प्राचीन नाम जो है इसमें से क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ईरान का प्राचीन नाम जो है ये पर्सिया है। कभी कभी आपको इस तरह से हिंदी में पर्सिया दे दिया जाएगा। पर्सिया भी याद रखिएगा और फारस भी याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे
कि 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। आप चाहें तो मैथ को यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जब मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा वहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो हमारा नाम है वो सक्सेस केंद्रा क्विज है, वहाँ पर जुड़िए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, 5 सेट हो जाएगा ना, आज हो गया, मैं सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इसको हम कैसे निकालेंगे, 5 से 14 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, मतलब पूरा का ये स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 14 तक के जो आपके प्राकृत संख्या है उनके घनों का योग निकालेंगे, और 1 से लेकर के 14 तक को निकाल लेंगे। फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 4 तक के जो है उनको माइनस कर देंगे। तो 1 से 4 तक को निकाल देंगे यहाँ से, टोटल 1 से लेकर के 1 से 14 तक में से, तो 5 से 14 तक तो ही बचेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो पहले हम लोग 1 से लेकर के 14 तक के जितने भी प्राकृत संख्या हैं, ठीक है ना, उनके घनों का योग निकालते हैं। तो मैंने बताया था n इंटू n प्लस 1 का हाफ हो जाएगा और टोटल का ये स्क्वायर हो जाएगा, यही बताया था ना। अब देखिए 14 तक का निकालें, यानी कि संख्या कितनी है टोटल, 1 से लेकर के 14 तक 14 है। तो 14 गुना 14 प्लस 1 15 बटा ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले इसको अंदर सॉल्व करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो 15 सत्ते 105 का स्क्वायर हो जाएगा। 105 का स्क्वायर हम करेंगे फ्रेंड्स, 105 का स्क्वायर करेंगे तो 105 का जो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, 105 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आप करके देख लीजिए, 11,025 आ जाएगा। मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से भी, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें से क्या करेंगे, 1 से 14 तक का तो हमने निकाल लिया, अब क्या करेंगे 1 से लेकर के 4 तक का अब निकालेंगे। तो संख्या कितना है, 4, यानी n इंटू n प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 5 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 100 हो गया। अब इसमें से 1 से लेकर के 14 तक में से 1 से लेकर के 4 तक घटा देंगे तो 5 से 14 तक ही बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये आपके 1 से 14 तक का है और ये 1 से 4 तक का है, 100। तो ये बचा कितना आपका 5, यहाँ पर 2, और ये कितना बच गया 9, और ये आपका बच गया 10। 10 9 2 5, 10 9 2 5, यही तो आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। तो मैथ आप खुद से भी कोशिश करिए बनाने का, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वैसे। देखिए, दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्प का चयन करें। ये आपका विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा असंगत है ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, आयत, वर्ग, समानांतर, चतुर्भुज, ठीक है ना, 4 भुजा वाला है। त्रिभुज इसमें असंगत है, 3 भुजा का है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं। अच्छा, ये तो कॉलम पूछ लिया गया है। अगर आपसे रो पूछता कितने रो होते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, तो 16,384, ठीक है ना। अगर आपसे कुल कॉलम की संख्या पूछता तो ये हो जाता 1048576, इतने रो होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको रट जाइए। उसके बाद देखिए, एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि एक्सेल 2010 का जो वर्कशीट है उसके एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, 32,767 कैरेक्टर जो हैं टाइप किए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, मैं प्रयास करूँगा आपको अच्छे से बताते चलो। उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि x और y जो हैं इन्होंने कार्य को क्रमशः 28 दिन, यानी कि x करता है 28 दिन में और y करता है 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। x ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन के बाद y उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। कार्य पूरा होने तक उसने 7 कार्य किया। तो बताना है आपको कि कार्य कितने समय तक चला था। अब कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा है। आप क्या करिए कि 28 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, लसा ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो 28 और 20 का जब आप लसा लेंगे तो ये लसा निकल के आएगा आपका 140, ठीक है, 140। अच्छा, अब x के द्वारा एक दिन में कार्य हम निकालेंगे। तो एक दिन में कार्य निकालने के लिए 140/28 कर देंगे तो हमारा ये 5 दिन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब y का एक दिन में कार्य निकालेंगे तो 140/20 निकालेंगे तो ये 7 दिन हो जाएगा। यानी कि एक दिन का इसका 7, मतलब एक दिन का ये 7 भाग कार्य करता और ये 5 भाग। ये आपका टोटल कार्य हो गया। बात क्लियर है।
टोटल कार्य हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि ये 4 दिन एक्स ने अकेले शुरू किया था, 4 दिन काम किया था, तो आपका हो जाएगा 5, एक दिन का कितना है 5 भाग है, तो 5 गुना 4 यानी कि टोटल 20 हो गया। अब देखिए 140 में से टोटल कार्य था, उसमें से इसने 20 भाग कर दिया है, तो बचा कितना 120 भाग और बच गया। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? 120 कार्य बच गया। अब देखिए अब 120 कार्य को देखिए फ्रेंड्स 100 यहाँ मैं लिखता हूँ 100, ये जो 20 कार्य है इसको अब ये आपको पूछा गया है कि दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो कार्य कितने समय तक खत्म होगा, यही बात है ना। तो देखिए अब देखिए ये 5 दिन में किया था, मतलब इसका एक दिन का 5 भाग कार्य है और इसका 7 भाग कार्य है, तो 7 5 12 दोनों को जोड़ दीजिए और 1 से 20 से भाग दे दीजिए, तो 12 दहाई 120, यानी कि 10 दिन और कार्य चला था और 4 दिन इधर ये अकेले किया था, तो टोटल 14 दिन कार्य चला था। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर धनराशि 2 वर्ष में 6400 रुपया हो जाती है और 4 वर्ष में पूछा गया 8100 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपसे पूछा गया है। अब क्या किया गया है ना, यहाँ से इसको पी मान लिया गया 6400 रुपया को, ठीक है ना, 6400 रुपया को हमने पी मान लिया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया 8100 रुपया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और समय अब देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष से लेकर के फिर यहाँ 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का अंतर है ना, ये 2 वर्ष को हमने स्टार्टिंग से मतलब मान लिया है, हमने इसको पी मान लिया है, तो ये आपका 2 वर्ष हो जाएगा समय। बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है ना। चलिए अब फॉर्मूला आपको क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन, एन टाइम है ये फार्मूला आपको पता है। अब कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में सारे वैल्यू को पुट आउट करिएगा और जस्ट आपको आर यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, आप खुद से सॉल्व करिएगा, इतना आ जाएगा 12.5%। ठीक है, ये सब वैल्यू यहाँ पर रख करके पुट करिए और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जस्ट आर का वैल्यू निकल जाए। ए यहाँ पर मैंने दे रखा है 8100, पी यहाँ पर 6400 और यहाँ पर टाइम एन जो है यहाँ पर आपने पावर पर जो है ना 2 वर्ष सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अच्छा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला अस्थायी कारखाना लगाया था, लेकिन फिर 1613 में जो है सूरत में पहला अस्थायी ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया था, सूरत में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि x और y का अनुपात यहाँ पर दे रखा है तो इतना वैल्यू निकालना। कुछ नहीं, x का वैल्यू कितना है 4, y का कितना है 3। यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। ठीक है, 1 मिनट रुक दीजिए, x का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पर ये रुक जाइए, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ठीक है ना। अब ये x कितना है, तो ये आपका 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 27 और ये हो जाएगा 64 प्लस 27। इसको सॉल्व करिएगा, 64 में से 27 घटाएगा कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, और 64 प्लस 27 करेंगे तो 91 आ जाएगा, तो 37:91 यही तो दिया गया है। ये सब आप सॉल्व करिए, मैथ प्रयास करिए खुद से करने का। ठीक है ना। चलिए, ये देखिएगा कह रहा है कि 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये ऑप्शन से ही आप पकड़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन से ही आप इसको बना सकते हैं। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा गया है कि कहाँ हुई थी। अच्छा देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ये 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को हुई थी ढाका में। बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी नवाब सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण पर एक सम्मेलन में। ठीक है ना। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था ये 1907 में कराची में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था पहला अधिवेशन। ठीक है। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने किया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया था। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का √2 दिया गया है, तो कह रहा है कि साइन क्यूब थीटा और माइनस कोसेक क्यूब थीटा का मान आपको निकालना। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू ये √2 जो है बोथ साइड जो है क्यूब कर दीजिए। बोथ साइड हम लोग कैसे करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे। साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू √2, तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। बोथ साइड हमने क्यूब कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए क्यू यानी कि साइन
क्यू थीटा माइनस बी क्यू यानी कि कोसेक क्यू थीटा माइनस 3ab यानी कि 3 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है ना, इक्वल टू उधर मतलब √2 का होल क्यूब है। अब यहाँ पर पहले देखिए, अब यहाँ पर कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो एक साइन से साइन कट गया, ये बात खत्म हो गई। क्लियर हो गया। अब बच गया कितना, साइन माइनस कोस थीटा का वैल्यू आपको याद है, क्योंकि दे रखा है साइन माइनस कोसेक थीटा का दे रखा है √2 होता है, तो जस्ट इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे साइन थीटा क्यूब माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस नीचे मैं लिखता हूँ 3 और इसका वैल्यू दे रखा है √2 और उधर हमने √2 का होल क्यूब किया था, तो ये आपका हो जाएगा √2, इसको 3 बार करना है ना, तो 3 बार जब करिएगा तो आप आसानी से इसको बना भी लीजिएगा। √2 बाहर आ जाएगा तो ये बच गया आपका 2 और √2, तो इधर 3 रूट मतलब ये माइनस में है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ माइनस पर है, ठीक है ना, तो इधर जाएगा तो 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा ना। और यही वाला वैल्यू तो आपको निकालना था जो कि यहाँ फॉर्मूला से आया हुआ है, देखिए तो यही निकालना था ना, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। तो ये कौन सा मिशन था, तो इस मिशन का नाम है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट जो था ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C30 के द्वारा भूमध्य रेखा से 6 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 650 किलोमीटर की कक्षा में 1515 किलोग्राम की लिफ्ट द्वारा द्रव्यमान के साथ इसको 2015 में 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। 28 सितंबर 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक दर्जी ने 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े कर सकता है। एक दर्जी है जो 1 मीटर कपड़ा का 5 टुकड़ा कर सकता है, तो 57.6 मीटर कपड़ा को वह कितने टुकड़े कर सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि 1 मीटर कपड़ा को वो 5 टुकड़े कर सकता है, तो 57 का कितना हो जाएगा, 57.6 का 57.6 गुना 5 इतना टुकड़ा कर सकता है। अब यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे फिर 16, 288 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा है कि साहिल और रोहन हॉकी और बेसबॉल अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, साहिल और रोशन जो है ये हॉकी और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। फिर गौतम, साहिल और महेश फुटबॉल और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी। कॉपी पर जब लिखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। कौशल और गौतम क्रिकेट और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। कौशल और रोहन हॉकी और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। पूछ रहा है कि कौन वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है ना, तो देखिए वॉलीबॉल यहाँ पर भी है, हॉकी यहाँ पर भी है। उसके बाद कह रहा है कि बेसबॉल, तो यहाँ पर वॉलीबॉल यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेसबॉल है, यहाँ पर आपका बेसबॉल और हॉकी जो कि प्रश्न में पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है आपका दोनों में क्या है, साहिल है, ठीक है, रोहन है। इसमें देखिए, इसमें आपका रोहन नहीं, इसमें साहिल है। इसमें भी देखिए साहिल है, ठीक है, इसमें रोहन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें देख लीजिए कौन सा है आपका, कौशल और गौतम है, वॉलीबॉल का अच्छे खिलाड़ी हैं। और फिर यहाँ पर देखिए रोहन दिया गया है, ठीक है ना, जो कि रोहन हॉकी का, उसके बाद वॉलीबॉल का, और यहाँ पर देखिए बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। इसलिए यहाँ पर रोहन जब कॉपी पर लिख करके सॉल्व करिएगा ना, ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, किसी कूट भाषा में देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसको लिखा कैसे गया है, तो सबसे पहले देखिए एफ जो है, एफ यू, यहाँ पर देखिए FURNITURE। अब इसको लिखा गया RUFTINERU, इसको ऐसे लिखा, यू है मान लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर इसका दूसरा मतलब तीसरा लेटर लिया गया, इसका तीसरा लेटर लिया गया है। फिर इसका लिया गया है आपका कौन सा, दूसरा लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से इसका देखिए, इसका आप तीसरा लेटर लीजिए, यू होगा, दूसरा लेटर लीजिए, ओ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल रहा है, 2 जगह मिल रहा है, 2-3 स्टेप और बढ़ेंगे।
उसके बाद देखिए एफ लिया गया है, एफ जो कि इसका पहला लेटर है। अब फिर इसका पहला लेटर आप ले लीजिए तो पहला एफ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बाद टी लिया गया है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा लेटर लिया गया। इस पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इसका ए है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया। अब ये अलग हो गया और ये आंसर निकल के आ जाएगा। इतना ही सॉल्व करिएगा तो निकल के आ जाएगा। पूरा भी कर सकते हैं, मैंने तरीका आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। बिल्कुल सही है। इस विचार पर आधार निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, ठीक है ना, यानी कि आणविक जातिवृत्त इसको कहा जाता है। जो फाइलोजेनी है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, यह वह शाखा है जो अनुवांशिकता आणविक अंतरों का विश्लेषण करती है और मुख्य रूप से डीएनए अनुक्रमों में, ताकि किसी जीव के विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है ना। यह क्या करता है? ये आपको अनुवांशिक वंशानुगत आणविक अंतरों का विश्लेषण करता है, आणविक जातिवृत्त। तो यही तो है अंतर, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैथ में प्रयास करूंगा आप खुद से बनाइए, बहुत लंबा वीडियो। अब देखिए पहले क्या था ना कि सोहन अपने खर्चों जो है, खर्च जो उसका था उसमें से, खर्च में से ये 25% की अब कमी कर लेता है। तो 100 पहले 100% खर्च कर देता था, अब ये 25% कमी किया, यानी कि 75% हो गया। और फिर ये बाद में क्या करता है, 10% की और कमी कर लेता है। तो 75 का 10% जब हम कमी करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 75 गुना 9 बटा 10 दिया गया है। तो 75 गुना 9 बटा 10 करेंगे तो ये 67.5 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 67.5 हो गया। तो पूछा है उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितना प्रतिशत की कमी हुई? तो 100 में से 67.5 बचा है अब, यानी कि कमी कितना हो गया? तो 32.5% का है। 32.5 जोड़िए ना, देखिए 100 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। 5 दूना 10, मतलब 5 10, 7 दूना 9 1 10, 6 3 9 1 10। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हाँ, ये आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है कि HCF और LCM ऑफ 2 नंबर आर 60 और 420 रेस्पेक्टिवली। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 देन द क्वोशेंट इज 60। तो सेकंड नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप लोग खुद से बनाइए, कुछ मैथ के क्वेश्चन खुद से बनाइए। मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के संस्थापक कौन थे? देखिए ये जो मिजो नेशनल फ्रंट जो है ना, मिजो नेशनल फ्रंट, ये भारत के मिजोरम में एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना किया था किसने? तो इसका स्थापना किया था लालडेंगा ने, लालडेंगा ने किया था। और 1961 में यह पार्टी स्थापित हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? एक से अधिक टाइम जोन का पालन जो है इनमें से, निम्न में से, तो ये USA हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा टाइम जोन है फ्रांस के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? देखिए इसमें से सबसे बड़ी इकाई जो है ये योटाबाइट है, ठीक है ना। इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं योटाबाइट, YB, ठीक है ना। योटाबाइट सबसे बड़ा है। फिर अगर योटाबाइट से कम बात करते हैं तो ये जेटाबाइट है, इसको ZB से लिखते हैं। फिर उसके बाद और कम की बात करते हैं तो ये एक्साबाइट है, इसको हम लोग लिखते हैं एक्साबाइट को EB से, ठीक है ना, EB से एक्साबाइट। और ये फिर उससे कम पेटाबाइट है, इसको हम लोग PB से लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा योटाबाइट, यानी कि योटाबाइट आ गया सबसे बड़ा। फिर उससे कम मैंने आपको बता दिया जेटाबाइट हो गया। फिर उससे कम बता दिया एक्साबाइट हो गया। फिर उससे कम पेटाबाइट हो गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? उस समय का करंट का क्वेश्चन ये हो रह सकता है, स्प्राइट्स था और हमने भी पढ़ा था उस समय, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है। बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि समानांतर चतुर्भुज है और आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो होगा 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज है। और एक और कंडीशन याद रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज के जो तिरछा विपरीत कोण होता है ना, तिरछा विपरीत कोण जो होते हैं ना, ये आपके एक दूसरे के बराबर होते हैं, तिरछे विपरीत कोण। तो बात वही कर रहा है कि एक कोण जो है उसके छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है, 3 गुने से। मान लीजिए छोटा कोण इसका x है, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? उसके छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है। बात क्लियर समझ में आ रही है?
या इतना तो आपने बना दिया। अब कुछ नहीं करना है, आगे करें कि समानांतर चतुर्भुज के बड़े कोण का आपको माप निकालना है। तो आप निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि अभी बताया था कि जो आपके तिरछे कोण हैं, विपरीत कोण हैं, वो बराबर होते हैं और चारों कोण का योग 360 डिग्री का होता है। तो x प्लस एक्स हो जाएगा एक तिरछा कोण दोनों, और एक हो जाएगा 3x माइनस 28 डिग्री और फिर 3x माइनस 28 डिग्री। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो देखिए x प्लस एक्स 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, और फिर एक बार 3x को जोड़ना है तो 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -28 और -28 दो बार है तो 56 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, तो 360 डिग्री। अब देखिए 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, और इधर जाएगा तो ये प्लस 56 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6, 6 5 11 और 3 1 4, 416। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 416/8, यानी कि 8 पछे 40 और 8 दूना 16, यानी कि 52 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर 52 इंटू 3 बड़ा कोण निकालना है, तो 52 इंटू 3 कर दीजिए, 52 इंटू 3 तो 3 दूना 6, ठीक है ना, और 5 3 15, 156, और इसमें से 28 घटा दीजिएगा, तो 28 घटा दीजिएगा तो 128 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद देखिए अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है क्या दर्शाती हैं। अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है ना, और ये जो जातक कथाएं इनको दर्शाती है, जिसमें बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कथाएं इसमें वर्णित हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अच्छा, स्टेट बैंक जो है पहले स्थापित हुआ था ये आपका 1806 में। 1806 में ये बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इसको स्थापित किया गया था। और फिर भारतीय स्टेट बैंक का जो अभी नया प्रारूप है इसके बात करते हैं, तो ये कब बना था, तो ये आपका बना था 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को, जो अभी आप स्टेट बैंक देखते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन रह सकता है। जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे और उनको बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना भी बन गई थी। यह घटना हुआ था थाईलैंड में। ठीक है ना। देखिए G7 क्या है, तो G7 ग्रुप ऑफ 7 इसको बोला जाता है। ठीक है ना, और इसमें ग्रुप ऑफ 7 की बात करते हैं तो इसमें 7 जो है आपको जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिक रूप से जो आपके मजबूत कंट्री हैं, कौन कौन से, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसके मेंबर हैं। ठीक है ना, और ये IMF के द्वारा विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वाला देश है। 1975 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। तो एक सींग वाला गंडा ये असम में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए काजीरंगा आपको याद होगा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, ये सब नेशनल पार्क असम में है। देहिंग पटकाई, चलिए ये भी आप बना सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात है 9:11, उसमें प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 6:7 हो जाता है। मान लीजिए 9x है और 11x अनुपात है, ये प्रत्येक में 6 जोड़ा जा रहा है तो ये अनुपात बन जा रहा है 6/7। इसको सॉल्व करिएगा आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 5 मित्र हैं और उनका जो है यहाँ पर बताया गया है कि लंबाई के आधार पर तुलना किया गया है। तो ये अनुक्रम आपको बताना है कि उनकी लंबाई का इनमें से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ये दूसरा जो है ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप कॉपी पर जब बनाइएगा ये सब लिख करके कंडीशन तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन कि श्याम से दुगुना गति से कार्य करता है, एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना, तो ये आप भी आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है ना, कोशिश करिए आप भी बना लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि करण श्याम से दुगुने गति से कार्य करता है और कार्य करते हुए 20 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो सिंपल सा बात है, ये 30 दिन में पूरा कर लेगा। आप जबान पर भी इसको बना सकते हैं। चलिए चाहें तो एक बार आप सॉल्व करके भी देख लीजिए खुद से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक, माध्य नहीं माध्यिका पूछ रहा है। और माध्यिका कैसे निकालना है फॉर्मूला में आपको बताया। सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पर दिया गया ना, इनको आप बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 को लिखेंगे। 2 कितने बार है, 2 बार है। 2 हमारा 2 बार है। 3 कितने बार है, 3 3 बार है। 3 हमारा 3 बार है। उसके बाद देखिए 5 कितने बार है, 5 हमारा 2 बार है।
फिर हमारा 7 2 बार है और 9 1 बार है। देख लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, हो गया क्लियर। अब देखिए इसमें से हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। माध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका माध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपका ये आपका टोटल 10 है, तो 10 का जो आधावा टर्म होगा यानी कि 5वां टर्म, ठीक है ना, जो आपका नंबर जो है इसमें आधा टर्म उसका, फिर उसका n+1 का मतलब n+ अगला टर्म उसका, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो आधा टर्म हो गया, फिर यहाँ पर प्लस आपका हो जाएगा n+1 का आधवा टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका मतलब n+हाफ का मतलब हाफ का अगला टर्म करना है हमको, तो ये आपका होगा, इधर हाफ होता है फॉर्मूला, ये अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपको पता भी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका टोटल 10 है, 10 का आधा 5 होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है ना, ये आपका 5वां नंबर हुआ, तो 3 हो गया। अब देखिए ये कह रहा है कि आधवा का जस्ट अगला यानी कि 5वां का जस्ट अगला, तो ये आपका कौन है, छठा वाला टर्म 8 है, मतलब 5 है तो 5 हो गया। अब देखिए ये हो गया हाफ फॉर्मूला में है और इनटू ये 5 3 8 यानी कि 2 चौका 8 यानी कि 4 आ गया। कितना आ गया हमारा, माध्यिका 4 आ गया। तो माध्यिका और बहुलक का अंतर पूछ रहा है, माध्यिका तो हमारा 4 आ गया, अब बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो 3 ही तो सबसे ज़्यादा बार 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 बचा कितना, 1, वही 1 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो पहला कपास मिल था ना, ये 1818 में, याद रखिएगा 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर जगह है, फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित किया गया था। लेकिन यह एक व्यावसायिक विफलता थी। सफलतापूर्वक प्रश्न पूछा गया, जो कि सफलतापूर्वक 1854 में बम्बई में हुआ था, ठीक है ना, KGN डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, क्लियर। चलिए इसलिए यहाँ पर मुंबई दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि XYZUV 5 मित्र हैं और उनकी लंबाई के आधार पर तुलना किया गया। जो अभी ऊपर प्रश्न मिला था हमने अभी करा था, मैंने बोला था कि कॉपी पेन पर ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पर आप उसको समझ सकते हैं। 2 मित्र की लंबाई समान नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, किसी भी 2 मित्र जो है उनकी लंबाई समान नहीं है। कह रहा है कि U जो है ना, U ये आपका Y से छोटा है। फिर कह रहा है कि लेकिन x से लंबा है, U जो है y से छोटा है लेकिन x से लंबा है। Z सबसे लंबा है, Z जो है ये सबसे लंबा है और x भी से लंबा है यानी कि भी सबसे छोटा हो गया। बात समझ में आ गई आपको। वहीं पूछ रहा है कि तीसरा सबसे अधिक लंबा, तो सबसे अधिक लंबा ये है, फिर उससे दूसरा लंबा और ये तीसरा लंबा U है, जो कि यहाँ U दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज की दर जो है, मतलब ब्याज की दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए जब भी 2 वर्ष पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब पूछा जाए तो ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू, इसका होता है P/R/100 का स्क्वायर होता है। डिफरेंस देख सकते हैं, अंतर 60 दे रखा है, P दे रखा है यहाँ पर 24,000, R आपका निकालना है और आपका बटा 100 है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये 100 हो जाएगा, मतलब 100 का भी तो स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा। तो 4 जीरो से यहाँ पर देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, अब ये बच गया कितना, 60 इक्वल टू 2.4 आपका हो जाएगा क्या, या आप जैसे भी कहिए, आप चाहें तो इसको नहीं, ये 3 ही जीरो ना है और यहाँ पर 4 जीरो होगा, ये 3 जीरो है यहाँ पर, और यहाँ पर जो 100 के स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये आपका बच गया 24R² और ये बटा 10, ठीक है। अब इधर हो गया ये 600, ठीक है फ्रेंड्स, और एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, और इधर से आपका आ जाएगा ये 600 हो गया ना, और इधर से हो गया आपका 24R², ठीक है ना। तो R² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 इक्वल टू 24R², याद रखिएगा क्योंकि अब यहाँ फ्रेश लिखता हूँ, 600 इक्वल टू 24R², तो ये R² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600/24। इसको फर्दर हम सॉल्व भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे होगा,
12 दूना 24, 12 25 60, यानी कि ये 50 हो गया। फिर 2 पच्चे 25 से 50 कट गया, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो गया √25, यानी कि ये 5 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डिफरेंस इक्वल टू 2 वर्ष का क्या होता है P/R/100 का स्क्वायर होता है। इस पर आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं खुद से। चलिए उसके बाद देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है? तो सदस्य का चुनाव जो होता है ये 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, ठीक है ना, 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अगर चुनने की हम न्यूनतम उम्र की बात करते हैं तो ये 30 वर्ष होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, वंशागति का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज किसने किया था? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनको अनुवांशिकी का पिता यानी कि अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अंग्रेजी में भी दिया गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो ये वाक्यांश गढ़ा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो वाक्यांश है इसको गढ़ा था। चलिए देखिए, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होगा? जल मार्ग से और हवाई मार्ग से। तो यहाँ पर समुद्री और हवाई मार्ग के माध्यम से, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अक्टूबर 2018 में किया गया था, 31 अक्टूबर 2018 को, वो किसने डिजाइन किया था? तो ये देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवड़िया के पास स्थित है, रामबी सुतार ने किया था। अच्छा, स्टैचू ऑफ बिलीफ पूछा जाता है, स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये आपका राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो अभी गुजरात मैंने बताया था। एक है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ये तेलंगाना में है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, आपको पता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, और सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की ये हो गई। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 9 9 9 9 9 और ये 8, यानी कि 8 और 5 9, 8 और देखिए 5 9, यही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है भारत में एक अखिल इस्लामिक ताकत थी जो 1919 में ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। और शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों जो थे भारत में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करते थे। तो यहाँ पर देखिए शौकत अली दिया गया, मोहम्मद अली का भी नाम आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस तौर पर मनाया था? तो ये आपको स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं किस में? तो परमाणु के सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्ष में, नहीं सबसे बाह्य कक्ष में होते हैं। सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट सेल में, वहीं आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ इसको आप लोग बना लीजिएगा फ्रेंड्स। सारे मैथ के क्वेश्चन में संभव नहीं है बता पाना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ आप भी प्रयास करिए, टेलीग्राम पर मैं PDF दूंगा, वहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला बहुत ही आसान है, ठीक है। तिरिया गुना कर दीजिए तो ये 11 हो जाएगा और ये 11x हो जाएगा और इधर भी 11x है। तो 11 इक्वल टू इधर ये माइनस में प्लस में जाएगा तो ये 22x हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 11/22 यानी कि हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2 × x का वैल्यू हाफ है, इसका स्क्वायर किया गया तो ये 2 से 2 कट गया, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है इन सबको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ABCDE बाएं से दाएं क्रम में एक संख्या के अंक है, तो वह संख्या कौन सी है? चलिए, विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है हर साल? तो ये 18 सितंबर के दिन वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये आपका बनाइएगा। शुभम ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद ये आदमी जो है मेरी माँ की बहू का पति है। मेरे माँ की बहू का पति, यानी खुद की बात कर रहा है, ठीक है ना, स्वयं की बात कर रहा है।
चलिए उसके बाद देखिए भारत का पूर्वी तट एक है, भारत का जो पूर्वी तट है ईस्टर्न घाट जो है यह निम्न अवसादी तट है, ठीक है, निम्न अवसादी तट है पूर्वी घाट। चलिए खराई ऊँट जो है, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? खराई ऊँट, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः जो आपका ये आपका मैनग्रोव जो है ना समुद्री खरपतवार उन्हीं पर आश्रित रहने के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा इसको सॉल्व करिए ना, कह रहा है कि जे जो है इसको प्लस निरूपित करता है, जी जो है ये घटाव को माइनस को, एम जो है ये गुना को निरूपित करता है, बी जो है ये भाग को निरूपित करता है, तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो यहाँ पर आप सबको वैल्यू पर रख करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है सारा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा एक चतुर्भुज की कोनों का अनुपात दिया, अभी मैंने बताया था कि चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, सबको x मान लीजिए, 5x 8x, ठीक है ना, 10x 13x, ठीक है ना, 5x प्लस 8x प्लस 10x प्लस 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिएगा 8 5 13 और 13 26 और 10 36x इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360/36, यानी कि x का वैल्यू आ गया 10 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण का माप, तो सबसे यही तो है 5x, तो 10 गुना 5 यानी कि 50 डिग्री। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उज्बेकिस्तान का कौन से यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? सबसे पहले तो आपको ये शब्द जो है 11वीं शताब्दी ये भी याद रखना है, ये अलबरूनी था। अच्छा प्रश्न ये भी बनता है कि अलबरूनी कौन सी शताब्दी में आया था, कब आया था? ऑप्शन में 11वीं, 8वीं, 9वीं, इस तरह से ऑप्शन में दिया गया, तो 11वीं शताब्दी आप याद रखिएगा। देखिए अलबरूनी जो था ना, अलबरूनी ये आपका दरअसल उस समय जो था ना ये आपका ईरान में पड़ता था, ईरान के ख्वारिज्म नामक क्षेत्र से ये आया था, ठीक है। लेकिन अब जो है ये वर्तमान में ये पड़ता है उज्बेकिस्तान में, वर्तमान में अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। और अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे, अनटचेबल और कुली जैसे, ठीक है ना, कुली और अनटचेबल ये जो है उपन्यास लिखा है, अनटचेबल और कुली, तो ये लिखा है मुल्कराज आनंद ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको कि हम लोग CISF बोलते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो फोर्स है ना आपका, सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल, तो ये आपका है 1969 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए जो वर्ग हैं उनके बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। महिला, विवाहित महिला, महिला चिकित्सक। अच्छा एक महिला जो है ना, महिला ये आपका विवाहित महिला भी होगी और ये विवाहित महिला महिला चिकित्सक भी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सब महिला हैं, चाहे वो विवाहित महिला हो या महिला चिकित्सक हो, लेडीज डॉक्टर हो, ये सभी महिला के अंतर्गत आएंगे, तो ये वाला कंडीशन, सी वाला कंडीशन आपका सही बनेगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए प्यूपा, पूर्णकीट, लार्वा और अंडा, तो सबसे पहले आपका अंडा होगा, सबसे पहले क्या होगा? अंडा होगा, अंडा के बाद आपका लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा, प्यूपा बनेगा और प्यूपा के बाद ये पूर्णकीट में विकसित हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्रम आपका सही दिया गया है। चलिए देखिएगा कि यदि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 0 दिया गया है तो 2 साइन थीटा माइनस 3 2 थीटा का 3 cos 2 थीटा का मान क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि सेक थीटा इक्वल टू है आपका कोसेक थीटा, मतलब यही ना कि इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू किसका है? कोसेक थीटा का। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सेक थीटा इक्वल टू है आपका कोसेक थीटा, तो ये सेक थीटा और कोसेक थीटा किस कंडीशन में होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री आप रख करके देख लीजिए ये बराबर होंगे। तो देखिए उसी तरह से 2 साइन 2 थीटा यानी कि 2 साइन 2 इंटू 45 डिग्री, फिर यहाँ पर 3 कॉस 2 इंटू 45 डिग्री, ये आप रखिएगा तो आंसर 2 ही निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए पुट करके देख लीजिए आप। देखिए दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया, ठीक है, और अवधारणा कर है कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, ठीक है, और रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। ऐसा नहीं, बिल्कुल रोगी ने लिया होगा, लेकिन डॉक्टर ने दूसरी बार जो विजिट किया तो डॉक्टर ने नुस्खे को चेंज कर दिया था। तो ये पहला वाला जो है यहाँ पर देख सकते हैं केवल धारणा एक इसमें निहित है। चलिए
ये आप बना लीजिएगा कि 26 44। देखिए कितना आसान है, आपको मतलब देख कर डरना नहीं। इस तरह के प्रश्न कह रहे कि प्रत्येक संख्या में से कितना घटाया जाना चाहिए कि प्राप्त शेष समानुपात में हो जाए। अब देखिए कितना घटा, इसमें से अगर 6 घटाएंगे आप तो ये आपका कभी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन से आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। अगर आप 8 घटा लेते हैं तो देखिए यहाँ ऑप्शन में जो 8 आंसर दिया गया 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका कितना बताइए, 44 है। तो अगर आप 8 घटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा। ये आपका 8 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 नहीं होगा भाई, ये आपका 18 होगा। ठीक है ना, 18 होगा। ये 44 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 घटाइए, 18 36 और ये आपका 48 हो जाएगा। और ये इसमें से 8 घटाइएगा तो ये 96 हो जाएगा। देखिए अनुपात में होगा, 18 दूना 36, मतलब देखिए 18 36 48 और 96। ठीक है ना, बिल्कुल ये अनुपात में हो रहा है। चलिए, दो संख्याओं का योग कर रहा है कि मान लीजिए x है और एक y है, इनका योग दे रखा है 40 और इनका गुणनफल जो है x, मतलब गुणनफल x और y का 60 दे रखा है। तो उनके व्युत्क्रम का योग, यानी कि दो संख्या x है और y इनके व्युत्क्रम का योग। तो इनका एक का व्युत्क्रम 1/x हो गया और दूसरे का व्युत्क्रम 1/y हो गया। इनका योग पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो गया, यानी कि x से x कैंसिल हो गया तो y हो गया, और फिर y से y कैंसिल हो गया तो x हो गया, यानी कि ऊपर भी x प्लस वाई हो गया। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी 40 है और x इंटू वाई का वैल्यू 60 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3, जो कि आप देख सकते हैं आंसर में दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। शुक्र, मंगल, ऑपिटस और बृहस्पति, तो ऑब्वियसली ऑपिटस हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके ग्रह हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा ये वाला कि कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है। तो कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ये प्लस है। ठीक है ना, अब देखिए 2 एल दे रखा है आपका, एल और बी, तो 20 प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ पर 20 और प्लस 25 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 2 गुना 45 गुना ऊंचाई 35 है। सॉल्व कर दीजिए ना, आ जाएगा 45 गुना 90 गुना 35 करके देखिए तो आ रहा है क्या, 90 गुना 35। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 9 पच्चे 45 और 9 तिरका 27। ठीक है, तो ये 0 5 7 4 11 और 2 1 3, 3150 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। चलिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है। तो ये आपका जालंधर है। जालंधर कैंट हमने सुना भी है। ठीक है ना, जाते हैं तो जालंधर कैंट मिलता है रास्ते में, अगर आपने उधर गया हो तो देखा होगा। देखिए इनमें से किस विकल्प के स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं। अच्छा, स्वर्णिम चतुर्भुज जो थी ने फ्रेंड्स, ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसको स्टार्ट किया गया था और 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। देखिए वायु कोष जो है इसका कार्य क्या है, तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, वर्क टाइम का मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरे पत्नी का भाई है, यानी कि उसकी पत्नी की ये बुआ है। ठीक है ना, तो पत्नी के पिता की बहन है। ठीक है ना, यानी कि पत्नी के पिता की बहन यानी कि पत्नी की बुआ होंगे, बात साफ है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के स्थान पर आ सकती है। तो अब यहाँ देखिए 4 तिहाई 12 और इसमें 1 जोड़ा जा रहा है तो 13 हो रहा है। 13 दूना 26 और प्लस 1 जोड़ा जा रहा है तो 27 हो रहा है। अब देखिए 27 गुना 3 प्लस 1 जोड़ा जा रहा है तो 82 हो रहा है। यानी कि पहले बार 3 का गुना, फिर 2 का गुना, फिर 3 का गुना, अगले बार देख लीजिए फिर 82 गुना 2 प्लस 1, 82 दूना कितना होगा तो 164 प्लस 1 165, यानी कि अगली बारी 3 का गुना प्लस 1 करना होगा। तो 165 गुना 3 तो 5 3 15, 6 का 18 1 19, 3 एकम 3 और 1 4, 495 प्लस 1 496। क्लियर हो रहा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस एक और कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो ये 12 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो 11 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही बचा ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान रखना है, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान न्यूनतम रखना है, तो कितना रखिएगा बताइए। तो कॉस 0 0 होगा, कॉस 0 कितना होगा, एक मिनट रुक दीजिए, साइन 0 0 होता है, ठीक है ना, साइन 0 0 होता है, तो कॉस 90 का मान यहाँ पर 0 होगा, तो ये 11 बनेगा, ठीक है ना। कॉस 0 1 होता है, तो 0 नहीं हम 90 लिखेंगे क्योंकि न्यूनतम मान लेना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 11, यही न्यूनतम मान है। चलिए ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस सब में x और y की वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए कैसे जोड़ा गया है, 70 में से कितना घटाया गया, तो 63 आया है, तो 7, 63 में से कितना 56 आया, तो 63 में से आपका 7 घटाया गया 56 आया है, 56 में से कितना घटाया गया, तो 49 आया, तो 7 घटाया गया, तो ये 7 का क्रम चल रहा है, ठीक है आपसे। लेकिन ये अंक से कोई मतलब नहीं है आपको, ये देखिए भी के बाद आर के बाद ओ के बाद क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भी के बाद आपको आर आ रहा है, तो देखिए भी और आर के बीच में आप क्या करिए ना, सबसे पहले ABCD लिख लीजिए, ज़्यादा सुविधा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और उनका पोजीशन दे दीजिए 1 2 3 4 5, मतलब Z तक का, 1 से लेकर के 26 तक। अब देखिए कह रहा है कि भी और भी के बाद आर, अब देखिए ये भी है ना, भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, भी उसके बाद U T S और R, देखिए भी के बाद ये 3 गैप होके आपको आर आ रहा है, क्लियर है। अब आर के बाद ओ आ रहा है, अब देखिए आर के बाद ओ आ रहा है, आर के बाद क्यू पी और ओ, यानी कि 2 के बाद अब यहाँ पर आपका ओ आया, यानी कि अब हमको 3 से बाद 2 आया, 2 के बाद अब 1 होना चाहिए, यानी ओ के बाद आपको, ओ के बाद क्या होगा, आपको ओ के बाद एन और एन के बाद 1 का गैप देना है, तो एन और अगला एम हो जाएगा, तो 1 का गैप देना है, अगला हमारा एम होगा। देखिए एम आंसर दिया भी गया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। चलिए एक कड़ी ढूंढना होता है और आप कई तरीके से इसको ढूंढ सकते हैं, इसको आप बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, तो ये अंटार्कटिका जो है ये ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग होता है। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है, मोरक्को और स्पेन को, तो ये जिब्राल्टर है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। चलिए इसको भी आप लोग बनाइएगा, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्थियोसॉर, यहाँ पर देखिए इक्थियोसॉर का सर्वाधिक पूर्ण जीवांश प्राप्त हुआ था, तो ये गुजरात में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो फ्रेंड्स ये 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 ईस्वी में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा Z = 26, मतलब ऐसा है, तो एक्ट = 24 दे दिया गया है, तो Z का आपको पता है ना पोजीशन 26 ही होता है, A का 1 होता है और Z का 26 होता है, A का 1 हो जाएगा, C का आपका 3 हो जाएगा और T का कितना होगा, इस तरह से लिखिएगा ना तो फटाफट बना लीजिएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 3 23 1 24 आ गया ना। उसी प्रकार B का 2 होगा, A का 1 हो जाएगा और T का आपका 20 हो जाएगा, तो 20 और 1 21 और 2 23, ठीक है। देखिए ये पाई चार्ट वगैरह पूछा जाता है, तो पाई चार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। PDF में जब आपको टेलीग्राम पर दूंगा ना, तो वहाँ से आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, कर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कर है इसमें कि कोई कुछ पेपर पेंसिल है, मान लीजिए ये पेपर हैं, ठीक है ना, ये आपके पेपर हैं, करें कि कुछ पेपर जो हैं ये पेंसिल हैं, मान लीजिए ये आपका पेंसिल हो गया, कुछ यहाँ पर हिस्सा है तो ये पेंसिल हैं, ठीक है। करें कि कुछ पेंसिलें बोर्ड हैं, कुछ पेंसिल जो है ना, ये कुछ पेंसिल ये आपके बोर्ड हैं। अब देखिए कह रहा है कि कोई पेपर बोर्ड नहीं है, कोई भी पेपर बोर्ड नहीं है, बताइए। बिल्कुल यहाँ पर जो है पूछ रहा है किसमें से पालन करता है, कोई पेपर बोर्ड नहीं है, नहीं तो देखिए यहाँ पर जो आपका दूसरा है ना, कुछ पेंसिल बोर्ड है, कुछ पेंसिल बोर्ड हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कुछ पेपर भी बोर्ड है, ये वाला कंडीशन ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, तो ये तो आपका कुछ पेपर बोर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, सभी पेपर बोर्ड है, नहीं
कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, कुछ बोर्ड पेपर भी हैं अगर इस तरह से कंडीशन में हम बनाते तो, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया कोई भी निष्कर्ष का पालन नहीं करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये पैटर्न दिया गया, इसका चयन करना, मतलब देखिए ये आपका सर्कल है और इस तरह से आपको दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा मतलब स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ पर 25 है तीसरा वाला में, और 17 है और ये 6 है। यहाँ पर देखिए 38 है, 18 है और यहाँ पर 6 है। और ये पहला वाला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है और ये तीसरा चित्र है। इसमें 89 है और ये 16 है और पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना ऊपर वालों को। 25 और 17 कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 42 हो जाएगा, 42/6। देखिए फिर 38 और 18 को जोड़िएगा तो ये 56 हो जाएगा, 56/8 है, ये 8 है, ये 8 है, ठीक है ना, गलती से यहाँ पर हो गया, 8 है, ये 8 हो जाएगा। फिर 89/16 करिएगा तो 89 1 90 और 106 और बटा नहीं 105 हो जाएगा ना, एक दे दिया तो 105 हो जाएगा, बटा यहाँ पर कितना होगा वो पूछा गया है। मतलब यहाँ पर देखिए 7 6 42 60 टाइम में, 8 7 56 60 टाइम में, तो 15 7 175 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 15 आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर करें कि माताएं महिलाएं और बहनें, तो जो महिलाएं हैं ना ये माता भी होती हैं और बहन भी होती हैं, तो इसलिए ये वाला कंडीशन उसी तरह का था जो अभी हमने किया हुआ था। हाथ की उंगली से वही संबंध है जो पेन का, हाथ में उंगली रहती है तो पेन में निब होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंधित दूसरे पद का पहले पद से है। तो बढ़ई आरी तो लोहार हथौड़ा लेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है। देखिए कोट शर्ट जैकेट और स्वेटर, तो इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर कोट जैकेट स्वेटर शर्ट इसमें से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए निम्नलिखित को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करना है, तो हम राजस्थान दिया गया तो राजस्थान की तरफ से हम बढ़ेंगे, तो राजस्थान से आपका आएगा फिर कौन सा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से फिर आपका बिहार आ जाएगा, बिहार से फिर हम लोग जाएंगे असम में, फिर असम से नागालैंड में। तो ये एक सीरीज में दे रखा है, मतलब एक दिशा से ये दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहे हैं कि नाइफ को कूट भाषा में इस तरह से लिखा गया है, तो पेंटिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। नाइफ को, ठीक है ना, नाइफ को ऐसे लिखा गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ भी नहीं है, ये अपोजिट एक दूसरे का दिया गया है। के का अपोजिट पी होता है, एन का अपोजिट एम होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एफ का अपोजिट यू होता है और ई का अपोजिट बी होता है। ABCD लिख लीजिएगा ना तो सब कुछ पकड़ा जाएगा। अब देखिए पी का अपोजिट जो होगा, पी का अपोजिट आपका के होगा, ए का अपोजिट आपका जेड होगा, आई का अपोजिट क्या होगा, तो आई का अपोजिट आपका आर हो जाएगा, ठीक है ना। एन का अपोजिट एम होता है, टी का अपोजिट क्या होगा, तो टी का अपोजिट आपका जी होगा। फिर आई का अपोजिट आपका क्या होगा, तो अभी आई बताया था आई का अपोजिट आर होगा, एन का एम होगा और जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जी का अपोजिट आपका टी होगा। देखिए के जेड आर एम जी आर एम टी, ये वाला सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए उस अक्षर की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब जब आप ABCD लिख लीजिए ना तो वैसे देखिएगा, एक्स, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, डब्लू, उसके बाद आपका VUT, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक्स के बाद यू आ रहा है, तो एक्स के बाद यू आपका आ रहा है कितना, 2 अंक के बाद, ठीक है ना। अब देखिए यू के बाद क्यू आ रहा है, हमने टी लिखा SRQ। अब देखिए ये 2 अंक के बाद, अब यहाँ पर 3 अंक के बाद क्यू आ रहा है, ठीक है ना। ये 2 से 3 हो गया, अब 3 से अगला 4 होगा, यानी क्यू के बाद आपका PONM के बाद L आना चाहिए, यहाँ पर L आना चाहिए, तो यहाँ पर L नहीं आया, यही इस गलत दिया गया। L के बाद आप देखिए 4 के बाद अब 5 होना चाहिए, तो L के बाद देखिए K, उंगली पर देखिए KJIHG, देखिए 5 के बाद F आया, उसके बाद 6 के बाद आना चाहिए, तो F के बाद देखिए F के बाद पीछे से फिर हम लोग 6 की तरफ बढ़ेंगे, तो E, उंगली पर काउंट करिए, EDCB ए, और फिर ये चला जाएगा पीछे जेड की तरफ, तो 6 हो गया, जेड के बाद वाई आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर एल होना चाहिए था जो कि एम है, तो ये सीरीज में ये आपका असंगत दिया गया, संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, बताइए। अब देखिए 6 दूना 12 1 13, 13 दूना 26 1 27,
तो इसी प्रकार से 27 दूना 54 और एक 55 होगा। आगे बढ़ के चेक कर लेंगे। 55 दूना 110, एक 11, 111 दूना 2 आपका 222 और एक 23, तो इसीलिए 55 आंसर होगा। फ्रेंड्स ये पूरा 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।